और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर एक बार फिर से जो है इसराइल के ऊपर हमास ने दागी दोस्तों कई मिसाइलें इसराइल के उड़े परखच्चे। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ ओवैसी ने खोल दिया मोर्चा। कहा फ़िलहाल देश में नफ़रत का जहर घोल चुकी है बीजेपी, जो कई लोगों के दिमाग पर चढ़ गया है। क्यों सलमान मुफ्ती की गिरफ्तारी पर दोस्तों मुस्लिमों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सलमान मुफ्ती की गिरफ्तारी के ऊपर भड़का मुस्लिम समुदाय। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी ने बता दिया आरएसएस और बीजेपी को नफरत फैलाने वाला, और तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी ने देश में नफ़रत का जहर घोल दिया है, वो नफ़रत लोगों के दिमाग पर चढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों तमाम मस्जिदों के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसको लेकर जमकर भड़ास निकाली गई। ओवैसी ने ज्ञानव्यापी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी देश की तमाम मस्जिदों को मुसलमानों से अलग करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में नफ़रत का जहर घोला जा रहा है सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। ओवैसी ने कहा कि दुनिया देख रही है इस वक्त अपने फ़ायदे के लिए बीजेपी देश को लड़वा रही है। ओवैसी ने कहा ये तब तक चलता रहेगा जब तक बीजेपी को वोट मिलते रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी का हिंदुत्व वाला काम चल उठा है, और जब कोई बिजनेस चल उठता है दोस्तों तो उसको लोग आगे बढ़ाते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते हैं। और बीजेपी का हिंदुत्व का जो सिक्का है वो चल उठा है, क्योंकि कई अंधभक्त इस पर ही बिलीव करते हैं दोस्तों कि बीजेपी हमारी माई बाप है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में ज़ोरदार हूतीस का अटैक। जी हाँ, आपको बताते चले हूतीस ने दोस्तों इजराइल पर फिर दागी मिसाइल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हूतीस ने इजराइल की शिप को फिर से बनाया निशाना। हूतीस दोस्तों इजराइल और अमेरिका पर नज़र जमाए बैठे। जैसे ही लाल सागर में एंट्री हो रही है हूतीस वहाँ पर हमले कर देते हैं, जिसके कारण या तो शिप वहाँ से भाग निकलती है या फिर दोस्तों शिपों को अपने अंडर में ले लिया जाता है। यही कारण है जो आपको बताते चलें फिर से एक बार इस पर बवाल मच गया है, क्योंकि हूतीस ने सीधी तरीके से उन लोगों को कवर कर लिया। आपको बताते चले दोस्तों कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर हूतीस ने कई बार बड़े खुलासे किए, और एक बार ये फिर से दिखाई दे रहा है जहाँ पर दोस्तों हमें ये देखने को मिला है कि किस तरीके से जो यहाँ पर इजराइल पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि वो पूरी ताकत लगा देगा तब भी वो हमास को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके साथ कई संगठन हैं। आपको बता दें चले दोस्तों ईवीएम के खिलाफ फिर से एक बार खुल गया मोर्चा। जी हाँ, लखनऊ में जमकर गरजे दोस्तों भानु प्रताप समेत महमूद कराचा। दरअसल दोस्तों लखनऊ में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो आपको भी सुनना चाहिए। आपको बता दें चले भानु प्रताप जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अच्छे काफ़ी दोस्तों आप समझिए जो है एल्डर जज हैं, उनके साथ महमूद कराचा साहब और तमाम लोग लखनऊ में कल ईवीएम के ख़िलाफ़ मोर्चा हुआ। उन्होंने कहा जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर आप ईवीएम से पीछे हट गए तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये जनता की आवाज़ है जो हम उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कंपनी में जहाँ पर ईवीएम मशीन बनती है उसमें 4 लोग बीजेपी के हैं। चुनाव आयोग को दोस्तों आप समझिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को नियुक्त करने वाले लोग बीजेपी के हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जिसमें ये कहा था कि इस कमेटी में जो है यहाँ पर एक हम रहेंगे यानी कि CJI DY चंद्रचूड़ रहेंगे, दूसरे दोस्तों नरेंद्र मोदी रहेंगे और तीसरे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों चालाकी से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रहने दिया, लेकिन जो दोस्तों CJI DY चंद्रचूड़ थे उनका नाम हटाकर अपने ही एक अधिकारी का नाम डाल दिया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों जब 2-1 होगा यानी कि एक खाली विपक्ष का होगा और 2 आपके लोग होंगे तो वो कितना ही कहता रहा है कि ये अधिकारी नहीं, हम तो इसको चाहते हैं, आप तो उसी को चुनोगे क्योंकि आपके पास पावर है 2 का। तो अब आप समझिए कितनी चालाकी की गई। ईवीएम कंपनी में बीजेपी के 4 लोग, अधिकारी में भी बीजेपी के 2 लोग, विपक्ष का सिर्फ 1, और ऐसे में दोस्तों आप समझ लीजिए चुनाव आयोग में भी तमाम बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। ये आरोप लगाया गया है तमाम महमूद कराचा और जो है भानु प्रताप सिंह तमाम लोगों की तरफ से। कल जमकर जन सैलाब भी उमड़ा हमने देखा लखनऊ में, क्योंकि ये साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल लखनऊ में जानबूझकर ईवीएम के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है बीजेपी, और वो ईवीएम को नहीं हटाना चाहती, क्योंकि ईवीएम से दोस्तों बीजेपी के सत्ता में बार बार वापसी
हो रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले भले ही राम मंदिर का इन्होंने उद्घाटन कर दिया हो, लेकिन हिंदुत्व के कंट्रोल में ऐसे लोग नहीं मानते कि राम को ये लाएं। उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी ये फैलाती रहे, लेकिन सच्चाई ये है। उन्होंने हालांकि विपक्ष को भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम विपक्ष को सड़कों पर होना चाहिए, लेकिन विपक्ष सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि सड़कों पर राहुल गांधी तो खैर सड़कों पर ही हैं, लेकिन ये बात दोस्तों सत्यपाल मलिक जी की बिल्कुल सही है कि जो है तमाम विपक्ष को दोस्तों इस वक्त उसमें होना चाहिए दोस्तों, क्या बोलते हैं, सड़कों पर। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों 24 से पहले एक माहौल बनाने की बहुत वो है दोस्तों। क्योंकि जब तक दोस्तों एक माहौल नहीं बनता तो आप समझिए कैसे आगे बात बढ़ेगी। इसी को लेकर ये चीज़ बार बार की जा रही है कि फ़िलहाल भैया माहौल बनेगा और तमाम विपक्ष एकजुट हो जाए। लेकिन दोस्तों ये भी बात सोचने वाली है कि बीजेपी विपक्ष को एकजुट होने का दे रही है। हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, बताया जा रहा केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। और दोस्तों तमाम विपक्ष के नेताओं को बीजेपी ख़त्म करने का काम कर रही है ताकि 2024 से पहले दोस्तों बीजेपी फिर से तीसरी बार भी सत्ता में आ जाए। और यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही घातक साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये समझ लीजिएगा कि देश का जो लोकतंत्र है दोस्तों वो पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल हमारे देश की जो राजनीति है वो कहाँ जा रही है। क्योंकि ये चीज़ कोई झुठला नहीं सकता कि फ़िलहाल देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने जगह ले रखी है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल देश की राजनीति जो है दोस्तों वो पता नहीं किधर जा रही है। क्योंकि अब हमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि ईवीएम को बचाने में बीजेपी पूरी तरीके से अपना योगदान दे रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले बीजेपी और आरएसएस ने फैलाई है देश में नफरत, हिंसा, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना, यही बीजेपी की फितरत है। राहुल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की इस नफरत के खिलाफ मैं अंत तक लड़ूंगा। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी ने फिर से एक बार बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी जो है वो देश में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से देश की राजनीति को दोस्तों ख़त्म करने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल राहुल गांधी जो है वो जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ही वो दो चीज़ें हैं दोस्तों जिन लोगों ने देश में नफ़रत फैलाने का काम किया है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि देश में एक दूसरे को लड़ाकर बीजेपी सिर्फ अपनी राजनीतिक फ़ायदा और रोटियां सेकती है। राहुल ने कहा कि हमने कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की और ना करेंगे दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा आरएसएस और दोस्तों गोडसे वाली है। यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, तो फिर अब आप समझिए लोग किससे कहें, जब इस देश का प्रधानमंत्री ही जो है दोस्तों पुजारी बन चुका हो, जैसे कि ओवैसी ने कहा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है किसी से कुछ कहने का। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी के ऊपर दोस्तों मच गया हुजूम। जन सैलाब देखकर दोस्तों डर गई तमाम लोग, पुलिस वगैरह सबके होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, दरअसल जिस वजह से सलमान खुर्शीद की खास कर जो गिरफ्तारी की गई दोस्तों मुफ्ती सलमान की, उसको लेकर बवाल मच गया है। आपको बता दें बीते दिन जो है कल सलमान जो है दोस्तों उनकी गिरफ्तारी हो गई। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल उनको एक हेट स्पीच वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दोस्तों जब हमने सुना तो आप समझिए बीजेपी के जो सुधांशु त्रिवेदी हैं उन्होंने कहा कि भैया इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, नफ़रत फैला रहा है। और किस वजह से कहा दोस्तों, सलमान मुफ्ती ने एक शेर सुनाया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आज जो है यहाँ पर आज जो लोग सत्ता में एक तरीके से उन्होंने कहा कि आज कुत्तों का दिन है लेकिन कल फिर शेर का दिन आएगा, कुछ इस तरीके का वो शेर है दोस्तों पूरा। उसको लेकर आपको बताते चले ये आरोप लगा दिया गया, क्योंकि बीजेपी तो दोस्तों कहानियों को मोड़ने में है ही। वो बीजेपी के सुधांशु जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने हिंदू शब्द को कुत्ता बता रहा है अपने शेर में, और कहना है कि फिर से जो यहाँ पर शेरों का वक्त आएगा, कुत्तों का दिन है, फिर हमारा वक्त आएगा, शेर फिर जो है दहाड़ेगा। इस तरीके की बात की गई। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों ये सिर्फ एक शेर था, और वो दोस्तों आप समझिए अगर वो कह भी रहे थे तो वो राजनीतिक पार्टी को कुत्ता कह रहे थे, खास कर जो लोग आप समझिए। हालांकि दोस्तों उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं,
मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि अगर इस शेर को एक सुनाया भी जा रहा है किसी वे में, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर मारा है। ऐसे तो दोस्तों दिन रात हिंदू भाई कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ शेर सुनाते रहते हैं इनके प्रवक्ता दोस्तों, तो हम ये कहते हैं कि भैया देखिए ये तो मुस्लिम समाज को खुलेआम, खैर ये तो गालियाँ देते हैं दोस्तों, उन लोगों के ऊपर तो हेट स्पीच नहीं होती, लेकिन खाली एक शेर को खुद ने मोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों बीजेपी का काम है हिंदू मुसलमान करना, इसलिए इस शेर को हिंदुत्व की तरफ मोड़ दिया गया और कहा गया कि देखो भैया ये तो हिंदू भाइयों को कुत्ता बुला रहा है, जबकि दोस्तों आप समझिए उसमें हिंदू वर्ड का कहीं यूज़ तक नहीं किया गया है। ये जिसने शेर लिखा है दोस्तों उसको आप समझिए, जिस इंसान ने शेर लिखा है उसका शेर सिर्फ मुफ्ती सलमान ने पढ़ा है, तो ऐसे कम से कम किसी पे यह आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लेना, ये तो लोकतंत्र की हत्या ही है कि किसी ने अगर कोई शेर सुना दिया तो ये कह दो कि ये तो भैया नफरत फैला रहा है हेट स्पीच वाले मामले में। हालांकि उनको 2 दिन एटीएस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया, 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। लेकिन आपको बता दें मुफ्ती सलमान के लिए जब जन सैलाब उमड़ पड़ा तो उन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल हम जो है यहाँ पर इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी करिए और जो है मत करिए हंगामे। आपको बता दें हालांकि दोस्तों मुफ्ती सलमान के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा, अगर जल्दी ही उनको छोड़ा नहीं गया तो इसका अंजाम भी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें चलें जिस तरीके से ये बेमतलब का एक मुद्दा उठाया गया, एक शेर को जो है यहाँ पर जानबूझकर हिंदू भाइयों की तरफ मोड़ दिया गया, इसको लेकर बवाल मचा हुआ और कहा जा रहा है कि आप जानबूझकर इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको बता दें चले दोस्तों ममता बनर्जी पूरी 40 सीटों पर जमाएंगी अपना कब्जा, दीदी ने दी चेतावनी, कहा फिलहाल पश्चिम बंगाल की तमाम 40 सीटें होंगी हमारे कब्जे में 42 सीटें। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। जहाँ एक तरफ मोदी सरकार ने दोस्तों राम मंदिर के नाम पर बिगुल फूंक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों विपक्ष ने भी जो है यहाँ पर अपना शुभारंभ कर दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों विपक्ष तमाम मुद्दों पर जो है इस वक्त सरकार को घेर रहा है, और एक चीज़ साफ हो चुकी है कि विपक्ष ने एक चीज़ तय कर ली है कि वो इस चुनाव में दोस्तों बीजेपी को सत्ता से बाहर कर रहेगा। सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त दोस्तों देश की राजनीति अजीब और गरीब होती चली जा रही है। जहाँ एक तरफ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व का जाल है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने देश में हिंदुत्व की विचारधारा को इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब इससे लड़ने के लिए दोस्तों इसी के पैतरे को अपनाना पड़ेगा। यकीन मानिए ये पैतरा दोस्तों बीजेपी बड़ी ही चालाकी से चल रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है दोस्तों कि उसको कब क्या करना है। उसने लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें बिठा दी हैं जो लोग सच में हिंदू और मुस्लिम पर अब लोग भरोसा करने लगे हैं। लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि हाँ दुनिया में दोस्तों सचमुच इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ख़ास कर हिंदू मुसलमान के जो चीज़ें की जा रही हैं उसको लेकर सरकार घिरी हुई है दोस्तों। और ऐसे में कई बार इनकी आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन दोस्तों सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल बीजेपी की सरकार देश में नफ़रत फैलाने के लिए ही आई है। उसकी राजनीतिक रोटियां दोस्तों जब तक सिकती रहेंगी तब तक बीजेपी दोस्तों अपनी राजनीति इसी तरीके से चलाती रहेगी। सिंपल सी बात ये है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच में ठनी, ईरान ने दी खुली चेतावनी, ईरान बोला बर्बाद हो जाओगे। सीधी तरीके से आपको बता दें चले ईरान लगातार हमलावर होता जा रहा है दोस्तों इज़राइल के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों फ़िलहाल ईरान ने साफ कहा है कि वो भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर बात जंग की है दोस्तों तो ईरान सबसे आगे खड़ा हुआ मिलेगा, और ये ईरान ने कई बार साबित भी किया है। यही कारण है जो ईरान ने फिर से एक बार खुली चेतावनी दे दी अमेरिका को कि वो डरने वाला नहीं है, वो भी तैयार है जंग के लिए। इससे पहले भी आपको बता दें चले अमेरिका कई बार जो है यहाँ पर इस चीज़ को उठा चुका है, लेकिन ऐसे में अब एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल अमेरिका और ईरान के बीच की जंग काफ़ी आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर दोस्तों काफ़ी मुद्दे हमारे सामने निकल कर भी आए हैं, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अमेरिका और ईरान के बीच की जंग काफ़ी आगे बढ़ने वाली है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेतावनी दी है। अखिलेश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की राजनीति में को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान दोनों खतरे में। अखिलेश ने कहा इस बार बीजेपी जो है यहाँ पर सत्ता से बाहर जाएगी और देश की जनता उसको बाहर करेगी। सीधी सी बात ये दोस्तों कि अगर देखा जाए तो देश की जनता जो है
चाहती है कि बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाए, लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें हर जगह बीजेपी ने अपना जीत का लक्ष्य तय कर लिया है। सीधी सी बात है, विपक्ष को जेल के पीछे डाला जा रहा है। चुनाव आयोग पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग भरे पड़े हैं। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, ईवीएम से चुनाव कराने में ईवीएम का खर्चा दोस्तों बेफालतू का खर्चा, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दोस्तों इतना खर्चा नहीं होता था। ये आप भी जानते हैं कि आप करोड़ों रुपए ईवीएम पर खर्च कर दिए जाते हैं। और यही कारण दोस्तों जो ईवीएम वाले मुद्दे पर बीजेपी घिर रही है, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में दोस्तों आपके लोग कर क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब दोस्तों बीजेपी के पास नहीं है, न चुनाव आयोग के पास है। इसीलिए चुनाव आयोग इन सवालों से भाग रहा है। और चुनाव आयोग तब तक भागता रहेगा दोस्तों जब तक कि चुनाव आयोग के पास इस सवाल का जवाब नहीं आ जाता। लेकिन मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि चुनाव आयोग दोस्तों अब इन चीज़ों से भाग रहा है, और वो भागता रहेगा दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग की असलियत जो है वो जनता के सामने आ चुकी है। जनता जान चुकी है कि चुनाव आयोग के मन में चल क्या रहा है। और हमने तो बार बार इस चीज़ को दोहराया दोस्तों कि फ़िलहाल चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है इस पर सवाल खड़े होना है। और ये तो सभी जानते हैं खैर कि चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग में तब्दील हो चुका है। ये विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहता है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दी नसीहत। कहा फ़िलहाल कांग्रेस तमाम गठबंधन से करे बात जिनसे सीट शेयरिंग पर चल रही है चर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कहने को तो इंडिया गठबंधन बन चुका है, लेकिन दोस्तों आप समझिए इंडिया गठबंधन को अभी से अपना दम दिखाना चाहिए, तमाम रैलियां करना चाहिए और दोस्तों जगह जगह जाकर भाजपा की पोल खोलना चाहिए। विपक्ष को ये नहीं सोचना चाहिए कि बीजेपी कार्रवाइयाँ कर रही है। दोस्तों विपक्ष अगर सड़कों पर उतर गया है ना, तो ये समझिए कि आधी जंग तो वो यूं ही जीत जाएगा। लेकिन विपक्ष दोस्तों अभी सड़कों पर, हालांकि अलग अलग तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कम से कम एक साथ अब इंडिया गठबंधन को अपना प्रदर्शन करना चाहिए और पैदल मार्च निकालना चाहिए सबको एक साथ आकर। इससे क्या होगा ना दोस्तों, एक नैरेटिव बनेगा। जब तक एक नैरेटिव नहीं बनता दोस्तों, तब तक आप समझिए जनता के दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन मजबूती से चल रहा है आगे, लेकिन दोस्तों लोगों के दिमाग में जो चीज़ें हैं उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास कर दोस्तों अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो खैर उन पर तो सबको भरोसा है ही कि ममता बनर्जी बंगाल में दोस्तों खेला करेंगी, क्योंकि हर बार ममता बनर्जी को बंगाल में ज़ोरदार जो है यहाँ पर बहुमत मिलता है। इसलिए फिर बंगाल की तो हम छोड़ ही देते हैं। बंगाल में तो 42 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से ज़्यादा ममता बनर्जी और कांग्रेस जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी खाते में वहाँ की तमाम सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अच्छे खासे मजबूत हैं। अगर सही ढंग से चुनाव लड़ा गया दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा खेल वहाँ पर सेट किया जा सकता है। हालांकि बिहार में दोस्तों अभी हाल ही में सरकार थी कांग्रेस की, क्योंकि नीतीश कुमार अब उधर चले गए तो अब बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन बिहार भी उत्तर प्रदेश के बाद एक बड़ा राज्य माना जाता है जहां पर से खेला शुरू होगा। ऐसे में अब इन तमाम जगहों पर देखना ये होगा दोस्तों कहाँ क्या होगा, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ और निकल कर आएंगी जहाँ पर हम आपको बताते रहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि फ़िलहाल क्या होता है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ देश की जनता को धोखा देती है और उसके बजट से या फिर दोस्तों उसके वादों पर कोई भरोसा नहीं करता। प्रधानमंत्री दोस्तों हर बार लोगों को सुनहरे सपने दिखाते हैं और फिर आप समझिए दोस्तों देश में क्या होता है ये सब देखते हैं। हर मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, भटकाने के लिए लोगों को जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं और हिंदू मुसलमान करवाकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी जाती हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी के आने के बाद जमकर बीजेपी ने जो है यहाँ पर दोस्तों सिर्फ हिंदू मुसलमान किया और जब से राजनीति में आए हैं तब से सिर्फ इसी पर इनकी राजनीति चल रही है। दोस्तों देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। हो सकता है अभी कुछ लोगों को लगता हो कि अरे क्या हो रहा है, ज़्यादातर क्या हो जाएगा। दोस्तों आप समझते नहीं हैं, ये सिर्फ शुरुआत है हिंदू राष्ट्र बनाने की बीजेपी की और लगभग आधी तरीके से तो उसने बना ही दिया है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।